हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके रिवीजन के पर्पस से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों जो वर्ड हैं ये 1976 में जोड़े गए थे बाय 42nd अमेंडमेंट। और जो 42nd अमेंडमेंट है उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड है उसका मतलब ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना होके सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ हमारे प्रियम्बल में जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, उसका मतलब सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेमोक्रेसी है। तो सेकंड और फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। थर्ड है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ये जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, ये तीनों फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए थे। तो इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द फैजल अली कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं फैजल अली कमीशन के रिगार्डिंग रेफरेंस में। तो इसमें हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो जो फैजल अली कमीशन था उसने 1955 में 2 साल की स्टडी के बाद रिकमेंड किया था कि जो स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज ऑफ स्टेट, वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग मतलब सही है। इट एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कि, और जो सेकंड स्टेटमेंट है इट एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो ये वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी थी वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बोलती है कि इन द बेरूबारी यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट द प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेरूबारी केस है वो 1960 में आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने अपना डिसीजन दिया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट लेटर ऑन केसवन एंड भारती केस 1973 में जब आया तो उन्होंने अपना डिसीज़न, सुप्रीम कोर्ट ने बदला और कहा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसे हम अमेंड भी कर सकते हैं, बट जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उससे उससे हम छेड़ नहीं सकते। तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगी। एंड सेकंड स्टेटमेंट है द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंड ओनली वन सो फार। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है ना। 42nd अमेंडमेंट हुआ था जब 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये 1976 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है द टर्म फ्रेटर्निटी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फ्रेटर्निटी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो वर्ड है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन था। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि कौन सी सही है रिगार्डिंग टू द आर्टिकल 3। तो जो आर्टिकल 3 है वो किससे डील करता है हमें ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट और अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट। ओके, तो जो फर्स्ट
दो स्टेटमेंट है। तो आर्टिकल 3 हमें परमिशन देता है कि किसी भी स्टेट के जो एरिया है उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, तो ये 3 के अंडर आता है। बट जो स्टैब्लिशिंग न्यू स्टेट है, ये जो थर्ड ऑप्शन है, ये आर्टिकल 2 के अंदर आता है। तो इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। बाकी थर्ड स्टेटमेंट आर्टिकल 2 में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दे रखी है। मैंने स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन कवर किए हैं क्योंकि इससे बहुत और भी एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो जाते हैं, इसीलिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप, देयर इज़ नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगी। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड होती है। ये आर्टिकल 5 to 11 है जो वो सिटीजनशिप से डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट टू इट्स रेसिडेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। स्टेट जो है उसके पास ये हक होता है कि वो स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड करा सके अपने रेसिडेंट को। लाइक एग्जांपल, किसी फ़ी में, एजुकेशन की कोई फ़ीस है उसमें कंसेशन। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलेंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री हैज़ इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अगर इंडियन सिटीज़न है वो, इंडियन कोई सिटीज़न है वो किसी बाहर की कंट्री की सिटीज़नशिप एक्वायर कर लेता है, तो उसकी जो इंडियन सिटीज़नशिप होती है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन बनता है वो ये है कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन बनेगा डी। तो आंसर इज़ डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर कन्फर्ड बोथ ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज द फॉरेनर्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऐसे कौन से राइट हैं जो इंडियन और फॉरेनर्स के लिए, दोनों के लिए ही हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू, सेकंड है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड ऑप्शन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड डी इज़ नन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये जो राइट है वो इंडियन सिटीज़न और फॉरेनर्स दोनों के लिए ही हम दोनों के लिए ही प्रोवाइड है हमारे इंडिया में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें 3 पेयर दे रखे हैं, एक तरफ कमिटी है, एक तरफ चेयरमैन है। तो हमें बताना है कि करेक्टली मैच पेयर कौन सा है। तो फर्स्ट पेयर है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इनके चेयरमैन इस ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फर्स्ट जो पेयर है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब देखते हैं सेकंड, स्टेट कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि हाँ, इनके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब है थर्ड ऑप्शन, यूनियन पावर कमेटी। तो यूनियन पावर कमेटी के जे बी कृपलानी साहब दे रखे हैं, बट इस थर्ड ऑप्शन में भी यूनियन पावर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इस अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया विच ऑफ द अबव पेयर इज़ करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच तो ओनली सेकंड ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी जो जे बी कृपलानी हैं वो आप याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरपर्सन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड थे। बट बाद में हमारे जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 वो डिलीट हो गया था फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, और ये डिलीट हुआ था बाय 44th अमेंडमेंट 1978। ये डेट और अमेंडमेंट आप दोनों याद रखिएगा। तो ओरिजिनली 7 थे, ये करेक्ट इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है
देयर इज़ अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। ऑन अगस्त 5, 2019 जो भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था जो उसे आर्टिकल 370 के तहत मिला हुआ था, वो रिमूव कर दिया था। उस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। जो हमारा 10th शेड्यूल है वो 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड हुआ था, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट हो जाएगी। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट है द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को। तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही करेक्ट हैं, बाकी लास्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट बॉडीज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती हैं जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैग, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट पीसीएस भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसमें पूछा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यानी कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कमिटी है जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था या सजेस्ट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। आप याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड की गई थी। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। और फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं वो हमारे पार्ट 4 में आर्टिकल 51A में प्रेजेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये हेल्प करेंगे और फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप अपना फीडबैक जो है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।